साल के अंदर या तो मोदी सरकार गिर जाएगी या फिर देश में आपातकाल लग जाएगा। सुनकर हैरानी हुई होगी ना, लेकिन ऐसा 100% होने वाला है। ये दावा किया है देश के शैडो पीएम यानी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने। अब कांग्रेस सांसद ने ऐसा दावा कर दिया जिसने सियासत में भूचाल ला दिया, क्योंकि राहुल गांधी ने अभी तक जितनी भी भविष्यवाणियां की हैं सच ही तो साबित हुई हैं। इसलिए चर्चा चल पड़ी है कि राहुल गांधी ने इतना बड़ा दावा अगर किया है तो हवा हवाई तो नहीं किया होगा। तो इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी ने किस आधार पर इतना बड़ा दावा कर दिया है और क्या है इसके पीछे की वजह। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। रिपोर्ट में आगे बढ़ने से पहले राहुल गांधी का वो बयान सुन लेते हैं जिसने तहलका मचा दिया। मेरे अंदाजे से मेरा असेसमेंट है 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। सुना आपने, राहुल गांधी का कहना है कि चीजों को नियंत्रित करने का सिस्टम अब ध्वस्त हो चुका है। यही हाल रहा तो 1 साल के भीतर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहेंगे। यही नहीं, उन्होंने पार्टी के आदिवासी प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में यह भी दावा किया कि अब सरकार के भीतर से ही संस्थागत विद्रोह शुरू हो रहा है और बहुत बड़ी आर्थिक सुनामी आने वाली है। उन्होंने कहा कि देश में लोगों के विरोध से इमरजेंसी भी लग सकती है। सुनिए राहुल का यह भी बयान। यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। अब राहुल गांधी ने अपने एक बयान में 2 बड़े दावे कर दिए जिसने राजनीति के जानकारों के कान खड़े कर दिए हैं। लेकिन सवाल यहां यह है कि राहुल गांधी ने किस आधार पर यह दावे किए, क्योंकि ये छोटे मोटे दावे नहीं बल्कि बहुत बड़े दावे हैं और इन दावों से मोदी सरकार में या कहें बीजेपी में भी बेचैनी बढ़ गई है। तो अपने बयानों को लेकर राहुल गांधी का तर्क है कि जिस सिस्टम यानी सरकारी तंत्र पर प्रधानमंत्री का पहले पूरा नियंत्रण था वो अब आंतरिक रूप से हिल गया है और ढह रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस सिस्टम के भीतर से उन्हें और उनकी पार्टी को जानकारी मिल रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि भारत एक आर्थिक सुनामी की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता से बचाने वाले सुरक्षा कवच को हटा दिया है। उनका यह भी मानना है कि इस आर्थिक संकट के कारण जनता में भारी रोष और दबाव पैदा होगा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग, खुफिया एजेंसियां और न्यायपालिका जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं के भीतर भी अब सरकार को लेकर असंतोष है और इन संस्थाओं से जुड़े लोग अब व्यवस्था के खिलाफ जानकारी साझा कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि जब जनता का दबाव और आर्थिक संकट सरकार के नियंत्रण से बाहर होने लगेगा तो सत्ता में बने रहने के लिए यह सरकार सार्वजनिक दबाव को कुचलने के लिए आपातकाल जैसे कदम भी उठा सकती है। यानी एक तरह से उन्होंने दावा कर दिया कि सरकार पूरी तरह से चौतरफा घिर गई है और इससे बचने के लिए वो जनता की आवाज को दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अब राहुल गांधी ने अपने बयान से ये तो समझा दिया कि किस आधार पर वो ये दावे कर रहे हैं। चलिए अब ये भी देखते हैं कि राहुल गांधी के इन दावों में आखिर कितनी सच्चाई है। शुरुआत करते हैं एनडीए के अंदर बढ़ रहे असंतोष से। तो ये बात किसी से छिपी नहीं है कि इस समय ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां बीजेपी के अंदर या उसके सहयोगियों के साथ उनकी अनबन ना चल रही हो। बिहार में तो नीतीश कुमार ने ही बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। 21 जून को नीतीश कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, ये तय माना जा रहा है और दावा ये तक किया जा रहा है कि नीतीश का फैसला बीजेपी की नींद उड़ाने वाला है, क्योंकि 21 जून को नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला ली है जो 2 साल बाद हो रही है। इसके अलावा खुला अधिवेशन भी बुलाया है जो 4 साल बाद हो रहा है। तो इसके अलावा बात महाराष्ट्र की करें तो वहां भी दोनों ही सहयोगी बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं। शिवसेना शिंदे कुछ और मुद्दों को लेकर नाराज है तो एनसीपी अजीत भी बीजेपी से नाराज चल रहे हैं और अब दोनों ही घर वापसी का रास्ता तलाश रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि दोनों को ही ऑफर भी मिल चुका है। शरद पवार ने एनसीपी के लिए दरवाजे खोल दिए हैं और अब संजय राउत ने भी साफ साफ कह दिया है कि जो लोग वापस आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, जिससे महाराष्ट्र एनडीए में उथल पुथल मचा हुआ है। और अब बात तमिलनाडु की भी कर लेते हैं। हालांकि वहां तो बीजेपी पहले ही कमजोर है और बड़ी बात यह है कि ये कमजोरी अब इतनी बढ़ गई है कि वहां सहयोगी नहीं बल्कि अपनी पार्टी के नेता ही साथ छोड़ रहे हैं। सहयोगी तो पहले ही साथ छोड़ चुके हैं, अब अपनी पार्टी के लोग भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और इसमें सबसे ऊपर नाम आता है अन्नामलाई का। अन्नामलाई ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन पार्टी इतनी बेबस और मजबूर दिखाई दे रही है कि अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर पाई है, बल्कि उन्हें मनाने की कोशिशें भी चल रही हैं। खबर तो पिछले दिनों ये तक आई थी कि अमित शाह ने अन्नामलाई को एयरपोर्ट से वापस बुला लिया था, लेकिन अन्नामलाई अपने फैसले पर अड़े हुए हैं। वो अपना फैसला किसी कीमत पर बदलने वाले नहीं है और इन सब के अलावा दर्जनों नेता और कार्यकर्ता भी बीजेपी से नाराज चल रहे हैं।
ये तो बात हुई पार्टी के अंदर, एनडीए के अंदर चल रही खलबली की। अब बात करते हैं केंद्रीय संस्थानों में सरकार के खिलाफ बढ़ रही नाराजगी की। तो आपको बता दें कि इन संस्थानों में काम कर चुके पूर्व अधिकारी तो समय समय पर मोदी सरकार की आलोचना करते ही रहते हैं, लेकिन अब खबर है कि वर्तमान अधिकारियों में भी नाराजगी बढ़ रही है। यानी जो इस समय संस्थाओं में बैठे हुए हैं उच्च पदों पर, वो भी अब सरकार के काम करने के तरीके से नाराज हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार अपनी मनमानी करती है। सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच तो 36 का आंकड़ा चलता ही रहा है। आपको याद होगा पिछले दिनों तेज बयानबाजी, तीखी बयानबाजी देखने को मिली थी। इसके अलावा पिछले दिनों राहुल गांधी ने एक के बाद एक सबूत पेश करके, जिस तरह चुनाव आयोग और मोदी सरकार की मिलीभगत की पोल खोली थी, और इन सबूतों को लेकर उन्होंने दावा किया था कि ये सबूत उन्हें कहीं और से नहीं बल्कि चुनाव आयोग के अंदर बैठे लोगों ने ही दिए हैं। क्या कुछ बोले थे राहुल, एक बार सुनिए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई है। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से, पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है। यह रुकेगा नहीं। अब ये तो हुई बात कि कैसे संस्थाओं के अंदर भी सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही। अब ये भी जान लेते हैं कि राहुल गांधी ने किस आधार पर इमरजेंसी लगने का बड़ा दावा कर दिया। तो राहुल गांधी ने कहा कि भारत एक आर्थिक सुनामी की ओर बढ़ रहा है। राहुल के इस दावे में भी सच्चाई है। आपको ये भी याद होगा अप्रैल के आखिर में राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था जिसमें कहा था कि चुनाव खत्म होते ही सरकार पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाएगी। 28 अप्रैल को ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया था। उसमें लिखा था, चुनावी राहत खत्म, महंगाई की गर्मी तैयार। 29 अप्रैल के बाद देखिए पेट्रोल डीजल सब महंगे होंगे। जब तेल सस्ता था मोदी सरकार ने अपना मुनाफा रखा, अब महंगा है तो बोझ आप पर डालेगी। सस्ते की लूट मचाती सरकार, जनता को बस महंगाई की मार। हालांकि राहुल गांधी ने जब ये दावा किया उसके बाद सरकार ने तुरंत इस दावे को खारिज कर दिया था, जैसे कि वो हर बार करती है, और भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप राहुल गांधी पर लगा दिया था। लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे आए, राहुल गांधी की भविष्यवाणी सही साबित हुई। पेट्रोल और डीजल के रेट धीरे धीरे बढ़ने लगे और 8 रुपए महंगा कर दिया गया है अभी तक पेट्रोल और डीजल। और इसके बाद राहुल गांधी ने अपना दावा याद दिलाते हुए एक्स पर एक और पोस्ट लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा, महंगाई मानव, मोदी का फिर हमला। पेट्रोल डीजल के दाम किश्तों में बढ़ाते हैं ताकि चुपके चुपके आपकी जेब कटती रहे। मैं महीनों से आर्थिक तूफान आने की बात कह रहा था, पर मोदी जी तब हमेशा की तरह चुनाव में व्यस्त थे और चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल 8 रुपए महंगा कर दिया और ये बढ़त होती ही जाएगी। महंगाई मानव, मोदी का एक ही काम है, चुनाव में वादे और बाकी सब जनता की जेब पर वार। आपको ये भी याद होगा राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद और चुनाव के नतीजे आने के बाद पीएम मोदी ने एक जन संबोधन में सोना ना खरीदने की अपील भी की थी, वर्क फ्रॉम होम करने की अपील की थी, विदेश यात्रा पर रोक लगाने की अपील भी की थी। सुन सकते हैं पीएम मोदी का वो बयान। हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। भारत में बहुत सारी जगह है, वहां हम जा सकते हैं, बहुत कुछ भारत में किया जा सकता है। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था
कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। अब इस सब को देखते हुए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी कोई भी दावा हवाबाजी नहीं करते। उनके बयान केवल राजनीतिक आरोप नहीं है, बल्कि उनके पीछे जमीनी स्तर पर चल रही राजनीतिक उठापटक है, आर्थिक आंकड़े हैं और प्रशासनिक असंतोष भी है, जो सरकार के खिलाफ दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए राहुल के बयान ने बीजेपी खेमे में खलबली भी मचा दी है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या राहुल गांधी की बात सच होती है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।